कराची बंदरगाह की तारीख में एक अहम संग मील। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज आज कराची की बंदरगाह पहुंच गया। MSC एना टर्मिनल के चैनल में दाखिल हो गया है। कराची पोर्ट पर कल शाम लंगर अंदाज होगा। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट करते चले। कराची बंदरगाह की तारीख में एक अहम संग मील। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज आज कराची की बंदरगाह पहुँच गया है। MSC एना टर्मिनल से चैनल में दाखिल हो गया है। कराची पोर्ट पर कल शाम लंगर अंदाज होगा। तफसील के लिए बात करते हैं अशरफ खान से। अशरफ खान, हमें आगाह कीजिएगा कि ये जहाज़ जो है ये कब तक लंगर अंदाज होगा और तकरीब का अहतमाम कब किया जाएगा? कराची की जो SCPT पोर्ट है, आप फुटेज देख सकते हैं कि जो दुनिया का बड़ा बहरी जहाज है वो कराची के हदूद में पहुंच गया। कुछ देर में ये बर्थिंग हो जाएगा SCPT पे, और ये दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज है जो कार्गो शिप है, जो 400 मीटर तवील है। और इससे जो है कंटेनर रखने की जो तादाद है 19,368 कंटेनर एक जगह पे रख सकते हैं बड़े कार्गो शिप पे। और ये भारत से होता हुआ कराची पहुंचा है, और कुछ देर में आप जो SCPT है साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो जाएगा। और जो विजुअल्स आ रहे हैं जो पाकिस्तानी हदूद में क्रॉस करते हुए अभी टर्मिनल के नजदीक पहुंच गया है, और आधा घंटा लगेगा जो इसको बर्थिंग में, क्योंकि इसको जो टग बोर्ड हैं तो उसको खींच के जो है आउटर एंकरेज से वो लेकर आ गई हैं। और जब ये अंदर आ रहा था तो इसकी जो वेलकम जो सिनेरियो होता है, जो कि दो पानी से उसकी जो वेलकम करते हैं वो वेलकम किया गया है, और ये SCPT की हदूद में पहुंच गया है। और कुछ देर में लंगर अंदाज होगा। और ये बहरी जहाज है जो बताया जा रहा है कि दुनिया का बड़ा जो है कार्गो शिप है, और ये 400 मीटर तवील है। इसमें 19,368 जो है कंटेनर रखने की गुंजाइश है, जो पाकिस्तान में पहली दफा आ रहा है। इतनी बड़ी गुंजाइश वाला जो इतना बड़ा कार्गो शिप पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की पोर्ट है, बंदरगाह है, गहरे समुद्र की जो कंफर्मेशन की जाती है, तकरीबन जो डेप्थ है उसकी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो बड़ी कार्गो शिप यहाँ पे पहुंच रहा है। और यहाँ पे एक नई नवीद जो बताई जा रही है कि कार्गो शिप आएगा, एक दिन यहाँ पे ठहरेगा, एक दिन के बाद जो इंपोर्ट का माल है वो ऑफलोड करेगा, जो एक्सपोर्ट का माल है लोड करके यहाँ से अपनी जो वो आगे रवाना होगा। मजबूरी तौर पर देखा जाए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का माल है उसको लोड अनलोड करने के बाद अब कराची पहुंचा है, और आधे घंटे में SCPT की पोर्ट पे ये बर्थिंग हो जाएगा, जिसके बाद ये एक दिन यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पे जो इंपोर्ट का माल है वो जो कंटेनर है ऑफलोड किए जाएंगे, जो एक्सपोर्ट का माल है इस जहाज पे लोड करके जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि इसकी फायदा क्या होता है इस बड़े कार्गो शिप का? फायदा ये होता है कि एक ही शिप पे बड़ी तादाद में कंटेनर जब लोड होते हैं तो उसके चार्जेस कम हो जाते हैं, क्योंकि देखा जाए जैसे कि इसकी कैपेसिटी बताई गई है 19,368 कंटेनर एक ही बहरी जहाज पे जब लोड होंगे तो उसके जो चार्जेस हैं इसकी लोड के वो कम हो जाते हैं। उसकी वजह से ताजर है इंपोर्टर एक्सपोर्टर को फायदा भी होता है, इसका फायदा आवाम को भी मुंतकिल होता है। और सबसे अहम बात कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा कार्गो शिप जो है यहाँ पे पहुंच गया है, और अब कुछ देर में जो है SCPT के जो बर्थ है उस पर लंगर अंदाज हो जाएगा। जी अशरफ, बताइएगा कि बैनुल-अक़वामी समंदरी तजारत के हवाले से भी फ़ायदा मिलेगा? जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर हम देखें इंटरनेशनल जो ट्रेड की बात करते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो बढ़ता जा रहा है। और देखा जाए कि जो CPEC है, जो CPEC की बातें की जा रही हैं, गवादर पोर्ट की बातें की जा रही हैं, तो उसमें आपका तिजारती हजम बढ़ने जा रहा है, जिसके लिए जो कहा जा रहा है जो सूरत हाल है पाकिस्तानी तिजारत के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। और ये जो बड़ा कार्गो शिप है जो तारीख में पहली बार पाकिस्तान आया है, और ये इसका भी होगा क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इतना बड़ा कार्गो शिप जब आपका बर्थिंग होती है तो उसकी क्लियर किया जाता है, यानी कि आपकी बंदरगाह इस सलाहियत की हामिल है कि यहाँ पे DC जो शिप्स हैं वो आ सकते हैं। DC टर्मिनल कहलाता है। SCPT को कहा जा रहा था कि साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल जो गहरे समुद्र पे जो इसकी है, बड़े बड़े जहाज यहाँ पे आके लंगर अंदाज हो सकते हैं। तो एक उसकी मिसाल जो है सामने नजर आ रही है, जो पाकिस्तानी हदूद कराची की बंदरगाह की हदूद में ये पहुंच गया है। SCPT के जो टर्मिनल के पास नजदीक पहुंच गया है। टग बोट जो लेकर आ रही है लंगर अंदाज करेगा, और यहाँ पे एक नया बात खुलेगा तिजारत में, और पाकिस्तान को एक मजीद फायदा होगा कि एक साथ कोई बड़ा जो आप कोई बुकिंग करते हैं किसी मुल्क के जो इम्पोर्ट करते हैं माल, तो एक ही जहाज पे लोड होता हुआ मुख्तलिफ ममालिक होता हुआ पाकिस्तान से गुजरता हुआ यहाँ से एक्सपोर्ट का माल लेता हुआ दीगर ममालिक में जाएगा। और ये तरीके की अगर आगे देखा जाएगा तो ये ऐसे वेसल्स जो बहरी जहाज आएंगे तो पाकिस्तान की तिजारत को भी फायदा होगा। जी अशरफ, बताइएगा कि किस तरह से तजारती मौके जो हैं वो आवाम को मिलेंगे और कौन लोग ज़्यादा मुंतज़िर हैं इसके?
जी, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखा जाए कि एक ही बहरी जहाज है, 400 मीटर तवील है, जो इसकी फुटेज भी आप देख रहे होंगे कि जो पाकिस्तान कराची की बंदरगाह की हदूद में पहुंच गया है, 400 मीटर तवील है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक ही जहाज पे 19,368 जो कंटेनर इस पे लोड हो सकते हैं। और फायदा ये है कि जब एक ही जहाज से ज्यादा लोडिंग होगी तो उसका फायदा ये है कि कंटेनर चार्जेस की कॉस्ट कम हो जाती है। अब कोई अगर इम्पोर्टर है, उसे 10 कंटेनर इम्पोर्ट किए, उसके जो चार्जेस हैं अगर $2,000 हैं तो इससे $1,800-1,700 में $200-300 की बचत होगी। उसके साथ ही जो एक्सपोर्टर है अपना माल एक्सपोर्ट करेगा, उसके जो कंटेनर इस पे लोड होंगे तो उसके भी चार्जेस, उसको कॉस्ट कम होगी। तो जिससे ये फायदा होगा कि जो पाकिस्तान की तिजारत है, दरामद और बरामद दोनों को फायदा होगा। दरामद की सूरत में जो आवाम को जो उसकी कॉस्ट है, उसकी लागत वो कम पड़ेगी। एक्सपोर्टर को जो एक्सपोर्ट करेगा माल, उसको जो चार्जेस कम पड़ेंगे तो उसको फायदा होगा। ज्यादा से ज्यादा जो बड़े कार्गो शिप पे एक्सपोर्ट करेगा तो मुल्क की मईशत के लिए अच्छा शगुन होगा। जी, मुल्क की मईशत के लिए अच्छा साबित होगा। बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। FBR और सिंध हुकूमत आमने सामने। सिंध हुकूमत का विद होल्डिंग टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स वसूल करने से इनकार। FBR ने सिंध के 4 अरब 42 करोड़ की कटौती कर ली। तफसील जानते हैं नुमाइंदे आजिज जमाली से। बताइएगा हमें आजिज। आजिज जमाली से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त अपने नाजरीन को अपडेट करते चले अहम खबर से। FBR और सिंध हुकूमत आमने सामने आ चुके हैं। सिंध हुकूमत का विद होल्डिंग टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स वसूल करने से इनकार। FBR ने सिंध के 4 अरब 42 करोड़ की कटौती कर ली है। आपको बताते चलें, FBR और सिंध हुकूमत आमने सामने। सिंध हुकूमत का विद होल्डिंग टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स वसूल करने से इनकार। FBR ने सिंध के 4 अरब 42 करोड़ की कटौती कर ली है। FBR ने सिंध हुकूमत के 4 अरब 42 करोड़ की कटौती कर ली है। जी हाँ, आपको बताते चले 4 अरब 42 करोड़ की कटौती कर ली गई है और FBR ने सिंध के 4 अरब 42 करोड़ की कटौती की है। FBR और सिंध हुकूमत आमने सामने। सिंध हुकूमत का विद होल्डिंग टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स वसूल करने से इनकार सामने आया, जिस पर FBR ने सिंध के 4 अरब 42 करोड़ की कटौती कर ली है। और आजिज जमाली से तफसीलात जानेंगे। बताइएगा आजिज। देखिए, कल सिंध काबीना का इजलास है, उसमें एक अहम एजेंडा है कि वफाकी हुकूमत के लिए सिंध हुकूमत जो विद होल्डिंग टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स ये रकम जमा करके वफाक के हवाले करती है। तो अब सिंध हुकूमत ने ये ऐलान किया हुआ है कि ये टैक्स सिंध हुकूमत वसूल नहीं करेगी, क्योंकि FBR से काफ़ी अरसे से सिंध हुकूमत का ये फटा चल रहा है कि 4 अरब रुपए से जायद रकम जो FBR ने बराह रास्त से कटौती करके सिंध हुकूमत के अकाउंट से काटी है, वो रकम सूद के साथ सिंध हुकूमत को वापस की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ये लाया था इनको कि ये रकम वापस की जाएगी, आप टैक्स कलेक्शन को जारी रखें। लेकिन अब एजेंडा में शामिल किया गया है काबीना में, और कल सिंध काबीना से इस बात की मंजूरी ली जाएगी कि सिंध हुकूमत कैपिटल वैल्यू टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स वसूल करे या ना करे, इसके बारे में कल सिंध काबीना फैसला करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका आजिज जमाली। और आपको बताते चले LPG माफिया की लड़ाई के बारे में। कीमत 250 रुपये फ़ी किलो से 180 रुपये पर आ गई है। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स इरफान खोकर का कहना है कि LPG के लोकल और इम्पोर्टर्स के दरमियान तसादुम की वजह से LPG की कीमत में 60 से 70 रुपये कमी हुई है। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। ये आवाम के लिए अच्छी खबर है कि जो यहाँ पे गैस की शदीद की किल्लत है, उसमें जो LPG की कीमत में नुमाया कमी हो गई है। जो फी किलो LPG थी 250 रुपये से कम होकर 180 रुपये फ़ी किलो तक गिर गई है। इसकी बुनियादी वजह ये कि LPG के लोकल और इम्पोर्टर के दरमियान जो लड़ाई चली, जिसकी वजह से LPG की कीमत में 60 से 70 रुपये फ़ी किलो कमी हो गई है। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर जो है इरफान खोकर ने कहा है कि दरामदी शुदा जो LPG के 3 जहाज कराची पोर्ट पर पहुँच गए हैं। OGPCL ने पैदावारी लागत कम कर दी है। LPG माफिया की लड़ाई की वजह से आवाम को सस्ती LPG मिलने लगी है, और यहाँ पे कहा है कि इसमें मजीद आगे चलकर LPG की कीमत में मजीद कमी होगी। LPG का एक और जहाज और 2-3 रोज में जो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। जहाज पहुंचते ही LPG की कीमत में मजीद कमी होगी। कहा कि ओगरा ने LPG की कीमत जो 238 रुपये मुकर्रर की थी, मगर माफिया 240 से 250 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त कर रहा था। LPG माफिया की ब्लैक मार्केटिंग और ओगरा और दीगर हुकूमती इदारों पर खामोश तमाशाई बनी हुई थी। इरफान खोकर ने कहा LPG ने सिर्फ चंद अफराद को नवाजने के लिए कीमत में कमी की थी
और यहाँ पे OGDCL ने LPG की पैदावार की कीमत में 32,000 मैट्रिक टन तक कमी कर दी है। LPG की कीमत जो है 1,62,000 मैट्रिक टन से कम होकर 1,30,000 पर आ गई है और LPG के तमाम स्टोरेज LPG से भर गए हैं। LPG का सैलाब आ गया और इसकी वजह से कीमतें मजीद कम होंगी। जी अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं इंटर बोर्ड कराची का बड़ा फैसला, रवां साल इम्तिहानी कॉपियों की जांच पड़ताल घरों पर नहीं की जाएगी। इंटर बोर्ड इंतजामिया ने जांच पड़ताल सेंटर कायम कर दिए। चेयरमैन इंटर बोर्ड का कहना है कि एक सेंटर इंटर बोर्ड लाइब्रेरी में भी ये कायम कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आयमा खान से जानेंगे। जी बिल्कुल, देखें इंटर के इम्तिहानात का आगाज़ जो है वो 1 जून से होने जा रहा है और इस दफ़ा जो है वो इंटर बोर्ड की जानिब से एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया है कि इम्तिहानी कॉपियों की जांच पड़ताल के लिए जो है वो बोर्ड में और इसके अलावा जो है वो सेंटर्स कायम किए गए हैं जहाँ पे असातिज़ा बैठ के जो है वो पर्चों की जांच पड़ताल करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर नसीम अहमद मेमन मौजूद हैं। इनसे तफसीलात लेते हैं। सर, हमें ये बताइएगा कि कितने सेंटर्स आप लोगों ने बनाए हैं कॉपियों की जाँच पड़ताल के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताना चलूँ कि इस दफ़ा हमने 10 सेंटर बनाए हैं और उसके बाद अभी हमने प्रपोज़ की हैं 10 सेंटर, ताकि प्रोफेसर्स की जो बॉडीज़ हैं उनके जो नुमाइंदे हैं वो आएँ और हमें बताएं कि जो फिजिबल बनते हैं, जो टीचर्स को नज़दीक पड़ें सेंटर्स, तो हम उनको वहीं अरेंज करके दें और वहीं उनको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करें। और सेंट्रल असेसमेंट करना हमारे कानून में लिखा है और हमें अपने मिनिस्टर साहब ने भी हुक्म दिया है। और दूसरी बात ये कि उसमें जो कानून में लिखा है कि असेसमेंट जो होती है उसको एक सब हेड एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर प्रॉपरली चेक करेगा, मॉनिटर करेगा असेसमेंट को, जो कि घरों पे नहीं हो सकती है। तो कुछ लोगों को ये शायद मालूम नहीं था कि ये प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों के साथ या किसी भी स्टूडेंट के साथ ये नाइंसाफ़ी या शिकायत न हो सके। तो माशाल्लाह ये इस दफ़ा हर बोर्ड में होगा और मिनिस्टर साहब के आर्डर्स हैं और हर बोर्ड को इसको कंप्लाई करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो हैं वो चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर नसीम अहमद मेमन मौजूद थे। इनका ये कहना है कि हमने जो है वो 10 सेंटर्स सेंट्रलाइज असेसमेंट के लिए जो है वो बनाए जा रहे हैं जहाँ पे जो है वो इम्तिहानी कॉपियों की जांच पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा ये भी बताना था कि तलबा के लिए 180 सेंटर मुख्तस किए हैं, जिनमें से 26 सेंटर जो हैं वो हसास हैं, जिनके लिए जो है वो कमिश्नर कराची की कोऑर्डिनेशन से CCTV कैमरास भी जो हैं वो वहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं उनका दाखिला वहाँ पे दाखिला जो है वो ममनू होगा। इसके अलावा ये भी बताना था कि 180 सेंटर्स में 180 सेंटर्स जो हैं वो तलबा और तलबात के लिए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। जी, और दूसरी जानिब आपको बताते चले मेट्रिक के इम्तहानात का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है, मगर मसाइल बरकरार हैं। कहीं लोड शेडिंग तो कहीं पंखे ख़राब। गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल जैकबलैंड 1 में पंखों ने काम करना छोड़ दिया है। तालिब इल्म शदीद गर्मी में पर्चा हल करते रहे। मलीर के स्कूल में तालिबा गर्मी से बेहोश। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया ने तलबा को दोहरे इम्तिहान में मुब्तला कर दिया। मैट्रिक बोर्ड शदीद गर्मी में भी तलबा को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। हीट वेव के पेश नज़र इम्तिहानात मुलतवी किए जाने के बाद हीट वेव अलर्ट में ही इम्तिहानात का इनेकाद कर लिया गया, पर जुल्म ये है कि तलबा के लिए इंतजामात भी ना किए गए। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल जैकब लाइन 1 में इम्तिहानी औकात में लोड शेडिंग जारी। क्लासों में लगे पंखे खराब हो गए। तालिबे इल्मों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तालिबे इल्म और असातिज़ा ने शिकवा किया कि स्कूल में लोड शेडिंग बहुत हो रही है। क्लासों में लगे पंखे भी खराब हैं। गर्मी में इम्तिहान देना मुश्किल हो गया। पेपर जब से शुरू हुए हैं तब से हम लोगों को गर्मी में पेपर देने पड़ रहे हैं और लोड शेडिंग की वजह से हम लोग के कपड़े वपड़े सब पसीने में भर जाते हैं। और अभी जो और पेपर है उसके लिए हम ये बोलते हैं आपको कि बिजली हम लोग को दी जाए। बच्चे मुतासर हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, पसीना आता है, बच्चे कम लिखेंगे, कम समझ में बात आएगी। एक तो लोड शेडिंग भी है, एक तो पंखे भी बहुत ख़राब हैं और रोज़ाना डेली 2 घंटे लोड शेडिंग होती है। सुबह 8:30 से 9:30 10 बजे तक भी लाइट आती है कभी, तो लाइट का बहुत मसला है यहाँ पर। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल मलीर बर्फ खाना में कमरा इम्तिहान में पंखे मौजूद ना होने से तलबा बेहोश हो गई, जिसे फौरी तिब्बी इमदाद दी गई।
सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स वसूली के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कम बिजली इस्तेमाल करने वालों से टैक्स ना लिया जाए। तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस सलाउद्दीन पंवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स लगाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की है। दौरान समाअत मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी जो हैं आज अदालत में पेश हुए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकला भी आज अदालत में पेश हुए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अदालत के रूबरू ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि शहर को चलाने के लिए टैक्स इकट्ठा करना लाजमी है, जबकि दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि ये तमाम तर जो फ़ायदा है, जो बेनिफिशरी है, वो के इलेक्ट्रिक खुद है, लिहाजा KMC को इसमें से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अदालत ने तमाम फरीक़ैन के दलाल सुनने के बाद आज इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। साथ ही साथ अदालत की जानिब से ऑब्जर्वेशन भी दिए गए हैं कि जिनका बिल जो है 10,000 से कम है उनसे टैक्स ना लिया जाए। साथ ही साथ अदालत ने ये भी ऑब्जर्वेशन में रिमार्क्स में कहा कि जो सनअती या कमर्शियल इलाके हैं और जो रिहायशी रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनको टैक्स के मद में अलग अलग रखा जाए। लिहाजा और साथ ही साथ अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि इस मामले को दोबारा सिटी काउंसिल में वहाँ पर भेजा जाए और अपोजिशन को और तमाम स्टेक होल्डर को जो है एतमाद में लिया जाए। तो तीनों तजवीज़ें जो हैं मेयर कराची ने कबूल कर ली हैं और अंडरटेकिंग भी जो है उन्होंने अदालत में दे दी है। आज जो है मुख्तसर फैसला आज ही सुनाया जाएगा और साथ ही साथ मेयर कराची का भी यही उम्मीद है कि फैसला उनके हक में आएगा। अगर नहीं भी आया तो वो दोबारा जो उनके कानूनी रास्ते हैं वो अख्तियार करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब का। इस हवाले से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का क्या कहना, आइए आपको सुनवाते हैं। वॉलंटरली टैक्स पे करने को तैयार नहीं है। मैं बड़ा छोटा सा ये सवाल पूछता हूँ कि अगर सड़क टूटी हुई होती है तो आप जो सवाल उठाते हैं किसी अपोजिशन की जमात को उठाते हैं, आप एक इंडिविजुअल से सवाल पूछते हैं या आप हुकूमत से पूछते हैं, सरकार से पूछते हैं? तो सरकार अपनी जेब से तो वो पैसे नहीं लगा सकती, वो तभी हो सकता है कि टैक्स का निज़ाम हो। अब बदकिस्मती के साथ माजी की जो खामियां हैं, जो लोगों के एतराज़ात हैं कि सरकार पैसे इकट्ठा करने के बाद लगाती नहीं है, उसकी वजह से मुझे पीनलाइज नहीं होना चाहिए। मेरे तहत जो मेरे दौर में KMC चल रही है उसको पीनलाइज नहीं होना चाहिए। और मैंने बार बार इस बात को लोगों के सामने अर्ज़ किया है कि मैं इंशाअल्लाह मेक श्योर करूँगा कि इन तमाम चीज़ों के कानून के मुताबिक शफ़ाफ़ तरीके से और मुनसिफाना तरीके से शहर के अंदर काम किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह मैं कमिटेड हूँ इन तमाम चीज़ों के लिए। अगर खुदा न खास्ता फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आता है तो हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कानून साजी के बाद ये फ़ैसला किया गया था, तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया गया है। अगर के इलेक्ट्रिक वफाक का टैक्स इकट्ठा कर सकती है, अगर के इलेक्ट्रिक सूबे का टैक्स इकट्ठा कर सकती है, अगर के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान टेलीविज़न का टैक्स इकट्ठा कर सकती है, तो हम KMC वालों ने कोई गुनाह नहीं किया, हम कोई अछूत नहीं है कि हमारा टैक्स वो इकट्ठा ना करें। तो इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि KMC इस केस को जीतेगी और इंशाल्लाह हमारा रेवेन्यू का बेस बढ़ेगा। और फिर मैं ये कमिट करता हूँ कि उस रेवेन्यू पे जो खर्चा किया जाएगा इंशाल्लाह वो शफाफ मुनसिफाना तरीके से कानून के मुताबिक किया जाएगा। तो दीगर तजवीज़ें भी अदालत ने दी हैं, कमर्शियल और रेजिडेंशियल को अलग अलग नहीं, वो बताएं। और दूसरा आपके सामने एक बड़ा इम्तिहान है, अपोजिशन को एग्री करना, कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, मुझे अपोजिशन को एग्री नहीं कराना, मुझे कोशिश करनी है। मुझे कहा गया कि आप इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं एक कमेटी कल इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूट कर दूँगा। जो मैंने कमिट किया है कोर्ट के सामने, उसमें हर जमात के रुकन होंगे, उसकी मीटिंग करेंगे, उनको राज़ी करने की कोशिश करेंगे। अगर वो राज़ी नहीं होते तो फिर तो कमेटी के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी रिकमेंडेशन काउंसिल को भेजे और काउंसिल उसको पास कर सकती है। कोशिश हद्दुल इम्कान। मैंने अदालत को यही अर्ज़ किया कि मुझे कोई इसके अंदर दूसरी राय नहीं है कि लोगों को साथ लेकर चलना है। मैं बाकी मौज़िज़ मेंबरान को, हर सियासी जमात को कायल करने की कोशिश करूँगा। अगर कायल करने में इंशाल्लाह हो जाता। खबर शामिल कर लेते हैं। महकमा खुसूसी अफराद में तकर्रुर तबादले। अब्दुल रज़ाक अब्बासी रीजनल डायरेक्टर सफ़र तैनात, अब्दुल कुदूस मेमन रीजनल डायरेक्टर खुसूसी अफराद लाड़काना तैनात कर दिए गए हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। महकमा खुसूसी अफराद में तकर्रुर तबादले का सिलसिला जारी। आज़ाद लोग हमारे साथ मौजूद है। आज़ाद, बताइएगा मज़ीद किन के तबादले किए गए हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा बराए खुसूसी अफराद में 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसमें अब्दुल रज़ाक अब्बासी को रीजनल डायरेक्टर महकमा खुसूसी अफराद सखर तैनात कर दिया गया है, जबकि अब्दुल कुदूस मेमन को रीजनल डायरेक्टर खुसूसी अफराद लाड़काना
जाहिदा गौस काकीपोटो को रीजनल डायरेक्टर खुसूसी अफराद से बेनजरा तैनात किया गया, जबकि गुलाम मुर्तजा चनर को जो है प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्पेशल टैलेंट बहाली सेंटर जैकाबाद तैनात कर दिया गया है। इन 4 अफसरान के तकर्रर तबादलों का महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नूरियो। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।